Good morning, students. Welcome back to social science class. Dear students, today in this video we will continue our chapter 13, Delhi Sultanate. In our previous video we had done the introduction and the establishment of slave dynasty, and in this topic we have done three rulers, Qutbuddin Aibak, Iltutmish, and we started Rajia Sultan today. So let's start the reading of this topic. After the death of Iltutmish, the nobles declared his eldest son Ruknuddin Firoz the Sultan, but he was murdered only 7 months later and Rajia became the सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश ने अपनी लाइफ में ही डिक्लेयर कर दिया था कि उसके सन जो हैं वो कैपेबल नहीं है और वो अपनी डॉटर को चाहता है कि उसकी डेथ के बाद वो दिल्ली की सुल्तान बने। तो उसने नॉमिनेशन कर दी थी अपने जीते जी, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है इल्तुतमिश की, तो जो नोबल्स जो थे उन्होंने उनके बड़े सन को, इल्तुतमिश के बड़े सन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर जो नोबल्स हैं, इल्तुतमिश के दरबार में 40 तुर्क्स जो थे उनका एक ग्रुप था, तुर्कान ए चिहलगानी। अब ये नोबल्स जो थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि एक महिला, ये रजिया सुल्तान है भी, वो सुल्तान बने और वो एक महिला के अंडर काम करे। तो डेथ के बाद इल्तुतमिश की उन्होंने डिक्लेयर कर दिया फटाफट कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो उसका बड़ा बेटा है इल्तुतमिश का, वो सुल्तान बनेगा। लेकिन उसने 7 मंथ तक राज किया और उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। फिर रजिया जो है वो सुल्तान बन जाती है। तो रजिया क्रस्ड हर ओपोनेंट्स। रजिया सबकी फेवरेट नहीं थी क्योंकि वो सबसे बड़ी बात एक महिला थी और वो सुल्तान बन गई थी। तो उसके बहुत सारे अपोनेंट्स थे, विरोधी थे। तो उन सब को क्रश करके उसने क्या किया, जो नॉन तुर्क्स नोबल्स थे उनको दरबार में हायर पोजीशन दे दी। अब जो नोबल्स पहले ही उससे खफा थे अब और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उसने दरबार के अंदर जो हायर पोजीशंस थी नॉन तुर्क्स को दे दी थी, उनकी जो वैल्यू थी वो कम कर दी थी रजिया ने। और शी वाज एन एबल मिलिट्री जनरल, वो मिलिट्री जनरल थी, यानी कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी थी, एक अच्छी योद्धा थी। और कंसीडर्ड एन एक्सेप्शनली कैपेबल रूलर, और उसमें एक शासक के सभी गुण थे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो महिला थी। डू यू नो में देखेंगे हम कि रजिया जो थी फर्स्ट और लास्ट, यानी पहली भी और अंतिम भी मुस्लिम लेडी जो थी रजिया थी मेडाइवल पीरियड के अंदर, इसलिए उसमें एक्सेप्शनली क्वालिटी थी। शी यूज़ टू ड्रेस अप लाइक अ मैन, वो मैन की तरह ड्रेस पहनकर कोर्ट में आती थी यानी दरबार में, और युद्ध करने भी एक सैनिक की तरह ड्रेस डालकर जाती थी। बिल्कुल भी वो पर्दा नहीं करती थी जैसे मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जब भी दरबार जाती थी तो पुरुषों की तरह चोगा पहनकर, लंबे लंबे जो ड्रेस होते थे इनके, वो डालकर और बिना फेस को कवर किए वो इक्वल पुरुषों के जाकर बैठ जाती थी दरबार में। रजिया कुड रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड कितने हैं, 3.5 years ओनली। शी वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1240 CE। उसका जो टाइम पीरियड है रूलिंग का सिर्फ 3.5 years का ही था। उसके बाद एक बैटल होती है और 1200 CE में उसकी डेथ हो जाती है। उस बैटल के अंदर वो मर जाती है और इसकी डेथ जो है कैथल में होती है, और वहाँ पर इसका क्या है, एक टॉम भी बना हुआ है रजिया सुल्तान का। आफ्टर रजिया बहराम शाह वाज मेड सुल्तान बाय द नोबल्स। रजिया की डेथ के बाद बहराम शाह को नोबल्स जो है अपना सुल्तान बना लेते हैं, लेकिन उसकी भी वो भी जो है किल्ड मीन्स क्या होता है,
उसकी भी मर्डर कर देता है कोई। और आफ्टर दैट अलाउद्दीन मसूद शाह रूल्ड फ्रॉम 1242 CE और 1266 CE। अलाउद्दीन मसूद शाह जो हैं वो भी इल्तुतमिश का ही बेटा था। और ये किसकी मदद से गद्दी पर बैठता है? बलबन की, गयासुद्दीन बलबन की। ये भी एक प्राइम मिनिस्टर था, नोबल था। इन द ईयर 1246 द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसका नाम मसूद शाह है, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बन जाता है और लगभग 20 ईयर्स तक वो रूल करता है। गयासुद्दीन बलबन क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर है और उसको हेल्प करता है। एक्चुअल रूलर कौन रहा? बलबन, क्योंकि वो कैपेबल था और सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर था। गद्दी पर तो नसीरुद्दीन महमूद था। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी डॉटर की शादी नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दी थी और गयासुद्दीन बलबन नसीरुद्दीन को पूरी हेल्प करता था उसके शासन के अंदर। लेकिन महमूद की डेथ के बाद 1266 में उसकी डेथ हो जाती है तो बलबन जो है वो सुल्तान बन जाता है। और नसीरुद्दीन महमूद डिड नॉट हैव एनी सन, क्योंकि उसका कोई अपना बेटा नहीं होता नसीरुद्दीन महमूद का, तो बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट रूल आ जाता है गयासुद्दीन बलबन। इसने 66 से लेकर 86 CE तक रूल किया दिल्ली के अंदर। बलबन वाज अ स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर। ये भी एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर था। ही सुप्रेस्ड ऑल अपोजिशन और क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ओबीडियंस एंड पैट्रोटिज्म टुवर्ड्स द सल्तनत। तो बलबन में इतनी कैपेसिटी थी, ग्रेट वॉरियर था, कि उसने जितनी भी अपोजिशंस थी, जो नोबल्स उसके अगेंस्ट थे, उसने उन 40 तुर्कों का जो एक संघ था उसको ख़त्म कर दिया, सुप्रेस कर दिया। और दरबार के अंदर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन और ओबीडियंस उसने इम्प्लीमेंट किया ताकि सल्तनत के प्रति जो देशभक्ति है वो लोगों के अंदर रहे। तो उसने सिजदा और पैबोस ये 2 प्रैक्टिस शुरू की थी कि दरबार में आने से पहले सब सुल्तान के आगे सिर झुकाएंगे। ये सिस्टम जो था बलबन ने शुरू किया था। बलबन एंडेड द पावर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ 40 तुर्क नॉबल्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। अपनी पोजीशन को और भी कंसोलिडेट मजबूत किया जब उसने 40 तुर्कों के जो संघ को उसकी पावर को ख़त्म कर दिया था। ही वाज अ सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस। ये एक अकेला मुस्लिम सुल्तान था जिसको जो न्यायप्रिय था, जस्टिस को पसंद करता था, चाहे वो कॉमन मैन हो चाहे नोबल हो, सबको वो इक्वल समझता था। इसलिए सबके साथ अगर कोई गलत करता था, कोई रॉन्ग डूअर था, यानी कोई भी गलत काम करता था कोई नोबल, तो उसको भी उतनी सज़ा थी और कॉमन मैन को भी उतनी ही सज़ा थी। तो जस्टिस को पसंद करता था। हिज दरबार वाज वेरी डिसिप्लिन। उसका दरबार जो था वो बहुत ही डिसिप्लिन था। किसी को भी हंसने और बात करने की परमिशन नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। ई इनहांस द प्रेस्टीज और पावर ऑफ द सुल्तान। उसके टाइम में सुल्तान की जो प्रेस्टीज थी, रिस्पेक्ट थी, और उसके पद की जो सुल्तान के पद की गरिमा थी उसको बढ़ाया। ही सेफ गार्डेड हिज फ्रंटियर्स। उसने अपनी सीमाओं का, जहाँ भी सल्तनत पीरियड था वहाँ तक की जो सीमाएं थी उनको सेफ करने के लिए बहुत सारे किले बनाए और वहाँ पर जो गार्ड थे वो तैनात कर दिए उसकी रक्षा के लिए किले की। बलबन डाइड इन 1286। आफ्टर हिज डेथ ए सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूज़न प्रिवेल्ड फॉर सम टाइम। बलबन की 1286 में डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद फिर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है कि हु रोल्ड इन दिल्ली। इन 1290 CE जलालुद्दीन ओवरथ्रू द वीक और इनकैपेबल सक्सेसर्स ऑफ बलबन एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। तो ये सिचुएशन जो थी अनस्टेबल थी। जो वीकर सक्सेसर्स थे बलबन के, स्लेव डायनेस्टी के,
जो सक्सेसर हुए हैं बलबन के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इनकेपेबल थे और उनमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो एम्पायर को संभाल पाते। तो इस पोजीशन का फ़ायदा किसने उठाया सिचुएशन का? जलालुद्दीन ने। तो जलालुद्दीन ने स्लेव डायनेस्टी का एंड करके खलजी डायनेस्टी की नींव डाली। नो नेक्स्ट डायनेस्टी है द खलजीज़। 1290 से 1320 तक 30 ईयर्स का रूल रहता है। सेकंड डायनेस्टी का, फर्स्ट डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, ओके, स्लेव डायनेस्टी, और इसने रूल कब तक किया था? 1206 से लेकर 1290 तक 84 ईयर्स स्लेव डायनेस्टी भारत में राज करती है। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है सल्तनत पीरियड के अंदर द खलजीज़। जलालुद्दीन खलजी वाज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। ही कैप्चर द थ्रोन। अब उसने गद्दी कब संभाली? जब उसकी एज थी 70 ईयर। उसने मर्डर कर दिया था 2 सक्सेसर्स ऑफ बलबन का, यानी बलबन के बाद जो 2 सक्सेसर्स थे जो हकदार थे दिल्ली की गद्दी के लिए और वो स्लेव थे, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनको मर्डर करके 70 ईयर्स की एज में जलालुद्दीन खलजी सुल्तान बन जाता है और खलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन करता है। ही वाज असिस्टेड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन इन हिज मिलिट्री एक्सपीडिशंस। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा है। किसका भतीजा है? जलालुद्दीन खलजी का, ठीक है। तो जलालुद्दीन खलजी का जो भतीजा था वो भी बहुत बड़ा वॉरियर हुआ। अलाउद्दीन की हेल्प से वो मिलिट्री एक्सपीडिशन से जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था जलालुद्दीन खलजी, क्योंकि खुद तो वो एज्ड था, ओल्ड था। अलाउद्दीन वाज वेरी एम्बिशियस पर्सन। अब अलाउद्दीन जो था वो एक एम्बिशियस पर्सन था। एम्बिशियस क्या होता है? कि उनके ड्रीम्स ज़्यादा होते हैं, डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं। अब उन ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? ही वांटेड टू बिकम द सुल्तान। उसका ड्रीम था कि वो सुल्तान बने। तो उसने ट्रेचरसली क्या होता है? षड्यंत्र से मर्डर कर दिया अपने अंकल का। और ठीक है, कमिंग बैक आफ्टर द डिफीटिंग रूलर ऑफ देवगिरी, थस ही कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1296 CE। अलाउद्दीन खिलजी एक युद्ध में गया हुआ था, देवगिरी के युद्ध में। जब वहाँ से वापस आया तो उसने एक षड्यंत्र रच के अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी यानी चाचा की का मर्डर कर दिया और ख़ुद जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो नेक्स्ट रूलर है खलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खलजी। इसका रूलिंग टाइम है 1296 से लेकर 1316। ओके, कितना टाइम पीरियड ये राजा रहा दिल्ली का सुल्तान? 20 ईयर्स। ओके, ही वॉज अ ब्रेव जनरल। बहुत बहादुर सैनिक था वो, कमांडर था और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। लाइक अलेक्जेंडर की तरह वो एक ब्रेव जनरल क्या होता है? सेनापति, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। और उसकी अलेक्जेंडर की तरह, जैसे अलेक्जेंडर की एक इच्छा थी कि वो पूरे वर्ल्ड को जीत ले, तो ये भी ऐसा ही कुछ चाहता था कि पूरा वर्ल्ड उसके कंट्रोल में हो, कब्जे में हो। ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़, इतने सारे युद्ध करके इसने ये सारे इंडिया के इलाके अपनी टेरिटरी में मिला लिए। नॉर्थ के अंदर और साउथ में भी उसने कुछ स्टेट्स को जीता। देवगिरी, वारंगल, मदुरई, इन सब एरियाज़ को उसने अपनी खलजी डायनेस्टी में सबमर्ज किया। टू सेफ गार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेशंस ही हैड ए वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड आर्मी। अपनी और सल्तनत पीरियड की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया कि जो बाहर से इन्वेशंस होते थे, आक्रमण होते थे, वो ना हो, इसलिए उसने वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड आर्मी तैयार की। वेल इक्विप्ड क्या होता है? बिल्कुल जो सैनिकों के पास, ठीक है, वेपन्स वगैरह होते हैं, मॉडर्न वेपन्स, वो उसने अपनी आर्मी को दिए और उनको ट्रेंड किया। ही केप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स।
तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी बहुत किए अपने टाइम में, रिकॉर्ड बनाए उसने सैनिकों के। और सैनिकों के रिकॉर्ड कैसे बनाए, उनकी हुलिया यानी कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है सोल्जर्स का, उसको लिखा। और दागने की प्रथा उसने शुरू की थी, जितने भी घोड़े होते थे उनके ऊपर वो अपने राज्य की स्टैंप लगाता था। टू अवॉइड एनी सब्सिट्यूशंस सोल्जर्स वर पेड इन कैश और वर गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज़। सैनिकों को वो कैश वेतन देता था, यानी कि सैलरी इन टाइम देता था, और बहुत सारी उनको और भी फैसिलिटीज़ सैनिकों को प्रोवाइड करवाई जाती थी। अलाउद्दीन डिड नॉट अलाउ द नोबल्स और द पीपल टू amass money, सो ही टैक्सिड दैम हैविली। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी नोबल्स को अलाउड नहीं किया था और जो पीपल्स थे कि वो मनी जो है अपने पास रखें। ही टैक्सड दैम हैविली, उनके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा जो है कर लगाए। ही बैंड द सेल और कंजप्शंस ऑफ वाइन, उसने बहुत सुधार कार्य भी किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे शराब, वाइन क्या होता है, ड्रिंक, उसको बंद करवा दिया, उसकी सेल पर, उसके उपभोग पर, कि ना तो कोई बेचेगा ना ही उसको यूज़ करेगा। ही ऑर्गेनाइज एन इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवोल्ट्स अगेंस्ट हिम, उसने एक एफिशिएंट सिस्टम और इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया, ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया कि उसके टाइम में कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। He was the first Muslim ruler who did not tolerate the inheritance of religious leaders, interference of religious leaders। अब ये अकेला ऐसा सुल्तान था, फर्स्ट मुस्लिम रूलर था, जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था कि कोई भी रिलीजियस लीडर जैसे उलेमा है या मुल्लाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करें। अलाउद्दीन इज़ फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए। ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ द डेली यूज़, जो डेली यूज़ की चीज़ें थी उनका जो प्राइस था इसने फिक्स कर दिया, यानी बाज़ार के ऊपर जो नियंत्रण था वो इसने अपने हाथ में ले लिया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम, और उसने ग्रेन स्टोरेज यानी कि अनाज के भंडार बनाए और राशनिंग सिस्टम शुरू किया, यानी कि लोगों को सस्ती दरों पर अनाज प्रोवाइड करवाया। देयर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर इन डिफरेंट कमोडिटीज़, बहुत सारी मार्केट्स जो है अलग अलग कमोडिटीज़ के, डिफरेंट कमोडिटीज़ से रिलेटेड जो मार्केट थी उसने बनवाई। सवर पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु वेट लेस और चीटेड द बायर्स, उसने बहुत सख्त कानून बाज़ार के बनाए। क्या किया उसने कि जो कम वेट करता था, जैसे सामान तोलते हैं जो लोग, अगर वो सामान को कम तोलते हैं, ठीक है, लोगों को, बायर्स को धोखा देते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन से कठिन पनिशमेंट का प्रोविज़न उसने रखा। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड द स्ट्रिक्ट सुपरविज़न, बाज़ार नियंत्रण करने के लिए उसने जो है सुपरविज़न के लिए ट्रेडर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट बैन लगाया, और बहुत सारे जो कंट्रोलर्स थे वो अपॉइंट किए जो प्रॉपर चेक करते रहते थे, सुपरवाइज़ करते रहते थे ट्रेडर्स के एक्टिविटीज़ को। ही आल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम, उसने जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें भी परिवर्तन किया। लैंड रेवेन्यू वा फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग यानी कि लैंड के अकॉर्डिंग कि जिसके पास जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से जो लगान था, रेवेन्यू था, वो फिक्स कर दिया। द स्टेट्स शेयर वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और जो स्टेट यानी कि जो राजा को वो टैक्स देंगे उसको भी फिक्स कर दिया, जितना भी वो खेतों में अनाज पैदा करेंगे उसका 50% जो है आधा हिस्सा राजा को देंगे। लाइफ ऑफ द हिंदू वाज मिजरेबल, बट उसके टाइम में जो हिंदुओं की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कठिन थी, मिजरेबल थी, दयनीय थी, बहुत लोगों को टॉर्चर करता था वो, बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस दैन द मुस्लिम्स, क्योंकि उनको मुसलमानों से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। डू यू नो में
When Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, द क्वीन ऑफ चित्तौड़, ही वॉन्टेड टू मैरी हर। अलाउद्दीन खिलजी को जब रानी पद्मिनी के बारे में पता चला कि वो बहुत सुंदर है, चित्तौड़ की रानी है, तो उसके मन में ये इच्छा जागी कि वो उससे शादी करेगा। सो ही अटैक्ड चित्तौड़, उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। ही डिफीटेड द राजपूत, उसने राजपूतों को हराया। और जो क्वीन पद्मिनी थी और जो बाकी दासियाँ थी, लदर लेडीज़ थी, कमिटेड जौहर। जैसे ही उसने राजपूत शासकों को हराया तो रानी जो पद्मिनी थी और उसकी साथ की जो उसकी दासियाँ थी, जहाँ दरबार के अंदर, महल के अंदर महिलाएं थीं, उन्होंने क्या किया, जौहर भी क्या होता है, अपनी इच्छा से जिंदा ही जल जाना। तो ये राजपूतों में सबसे जो है प्रैक्टिस थी, बैड प्रैक्टिस, जिसमें जो महिलाएं थी वो अपने आप को जौहर कर लेती थी। स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वाज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ये मुस्लिम था, उसने पद्मावत लिखी, एक बड़ा ग्रंथ लिखा, एक बड़ी किताब लिखी, जिसमें रानी पद्मिनी और राणा प्रताप की स्टोरीज़ लिखी थी उसने। तो जो मोहम्मद जायसी था, मलिक मोहम्मद जायसी, was the writer of Padmavat. Here is our topic is finished. So next topic will started in the next video. Till then, goodbye.